यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स चल रहा था यहाँ पर अक्टूबर मंथ का पार्ट नंबर 3 देखेंगे इसका, ठीक है। पार्ट 2 तक हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, जिसमें 50 और 50 करके क्वेश्चन यहाँ पर 2 सेट में दिए गए थे, 100 क्वेश्चन, राइट। 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, तो आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर जो अक्टूबर करेंगे बेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ते हो अक्टूबर का, उसमें आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हो तो आप एमसीक्यूज आप 150 क्वेश्चन जो है यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अक्टूबर का हो गया। उसके बाद आज खत्म हो जाएगा अक्टूबर का, उसके बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे सितंबर का, जो ठीक है, जो सितंबर का जो यहाँ पर रहेगा वो पूरे करेंगे, राइट। उसके टाइप से अगस्त का करेंगे, फिर जुलाई का करेंगे। ऐसे करके जितने भी करंट अफेयर्स थे पूरे 150 या 200 क्वेश्चन तक मैं शामिल करूंगा इसमें। तो आपको क्या रहेगा, एक एक सेट करके आप पूरा हर मंथ का करंट अफेयर्स दिसंबर तक जितनी रहेगी वो खत्म कर पाओगे अपनी पिछले मंथ की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट नंबर 3 और लास्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, संवैधानिक नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका तात्पर्य संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करने से होता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता का मूल अर्थ संविधान के मूल सिद्धांतों को और आदर्शों जैसे कि लोकतंत्र, समानता, ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक न्याय, उनके प्रति अडिग निष्ठा रखना होता है। तो यहाँ से ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात, ये कार्यपालिका के अधिकारों को नियंत्रित करने का एक साधन होगा। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ से ये एक उपकरण है जिससे उपयोग यहाँ पर कार्यपालिका, ठीक है, और यहाँ पर उसके जो विधायिकाएं और दोनों के संविधान की भावनाओं के अनुरूप को कार्य करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर एक अधिकार को नियंत्रण करना होता है। सेकंड बात भी सही हो जाएगी। तीसरा, उच्चतम न्यायालय में समलैंगिकता के प्राधिकरण को समाप्त करने वाले अपने निर्णय में इसका उल्लेख किया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018 में, ठीक है, उस मामले में जिसने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता से ऊपर रखते हुए इसका व्यापक उपयोग किया था। आपसे यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो समलैंगिकता को अपराधीकरण से बाहर रखा था, कौन से यहाँ पर जो केस था, भारत संघ बनाम कौन सा केस है ऐसा, वो बताना है। तो कौन सा था, नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीनों बातें सही है, सही पूछा तो आंसर यहाँ से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, निजता के अधिकार, राइट टू यहाँ पर प्राइवेसी के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को आंतरिक भाग के रूप में निहित करता है। पहली बात। सेकंड का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर KS पुट्टास्वामी मामले में 2017 जो था, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यहाँ पर निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक मौलिक और आंतरिक हिस्सा होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये केवल राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि निजी संस्थाओं से। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर निजता का अधिकार है राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ निजी संस्थानों के मनमाने हस्तक्षेप से भी सुरक्षा प्रदान करता है, और खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा, केस पुट्टास्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजता के मामले या निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पुट्टास्वामी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठों ने इसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। आपसे यहाँ से स्टेटमेंट घुमा देगा, कहेगा कि जो KS पुट्टास्वामी मामले में यहाँ पे 8 या 6 न्यायाधीशों की पीठ ने इसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया था, बल्कि गलत है, क्योंकि 9 जो न्यायाधीश थे उनकी पीठ ने यहाँ पर घोषित किया था, ठीक है। तो याद रखना है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से होगा आपका सी, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट के संबंध में विचार करना है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन श्रेणी के संबंध में रही, यहाँ पर एक कोई प्रजाति थी, उसके बारे में विचार करना। देखते हैं से ये श्रेणी किसी प्रजाति के पिछले 36 वर्षों के दौरान उसके वैश्विक वितरण में आई गिरावट को दर्शाती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट जो डिक्लाइन है, एक महत्वपूर्ण इसमें गिरावट देखी गई आमतौर पर पिछले 36 वर्षों में 3 पीढ़ियों को लेकर के प्रजातियों के जो वैश्विक वितरण उसमें गिरावट आई है, ठीक है, आधार के तौर पर इसको बताया गया है। सेकेंड बात, ये किसी प्रजाति की IUCN रेड लिस्ट की स्थिति को दर्शाने वाली 4 श्रेणी प्रणाली का हिस्सा होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है, ठीक है। तीसरा, भारतीय द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस श्रेणी में, भारतीयों में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये बात गलत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जिसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी से अंतर्गत वर्गीकृत है। ये सिग्निफिकेंट जो डिक्लाइन है उसमें श्रेणी में भाग नहीं होगा, बल्कि IUCN के उच्च खतरे की श्रेणियों का एक हिस्सा होगा, ये बात गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा है आसियान के संबंध में विचार करना है। आसियान के सदस्य देश में तिमोर लेस्ते भी शामिल है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बनने वाला, लेकिन यहाँ पर नवंबर 2025 तक भी यहाँ पर पूर्ण सदस्य नहीं बना है। ठीक है, अभी जैसे नवंबर चल रहा है, राइट, अभी यहाँ पर जो डेट है 2 नवंबर तक, जो आज 2 नंबर है, अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है। उसके बाद अगर बनता है तो वो चीज़ करंट आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो पॉइंट आप लिख सकते हो कि अक्टूबर लास्ट तक यहाँ पर इसमें नहीं बना था ये। ठीक है, साइड में आप लिख सकते हो इसको। भारत आसियान का एक संस्थापक सदस्य है। सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। भारत एक संवादी भागीदार है, मतलब डायलॉग पार्टनर बोल सकते हो उसको। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरा, भारत आसियान संबंध वार्ता 1992 में शुरू हुए जब भारत आसियान का एक क्षेत्रीय भागीदार बना था। तीसरी बात यहाँ से सही है। ठीक है, 1992 में यहाँ पर जब क्षेत्रीय भागीदार जो सेक्टरल पार्टनर था उसके रूप में हुआ था, जिसे 1996 में संवादी भागीदार और 2012 में रणनीतिक भागीदार के स्तर को बढ़ाया गया था। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो 3। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, ठीक है, जो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है या अथॉरिटी है, उसके संबंध में विचार करना देखते हैं इसमें। पहला, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी? पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एनबी की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। सेकेंड बात, एनबी का मुख्यालय तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में, तो यहाँ से बात करेक्ट है। तीसरी बात है, चेन्नई अब पढ़ के जाना, लेकिन यहाँ पर पेपर में अगर मिल जाए तमिलनाडु तो गलत मत मार के चले जाना, तमिलनाडु में ही तो चेन्नई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये जैविक संसाधन के उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम प्राधिकारी है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर एनबीए जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम प्राधिकारी नहीं है। इसका मुख्य कार्य जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना और केंद्र सरकार को सलाह देना और अनुमोदन राज्य जैव विविधता बोर्ड जो होते हैं उसके जो विविधता प्रबंधन समिति होती है उसके द्वारा आवश्यक होगा। तो ओनली 2 करेक्ट है। सही पूछा है तो 2। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। सीजीआई की नियुक्ति अनुच्छेद 124(4)(24)(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सीजीआई और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर होती है। ये भी बात यहाँ से सही है, जिसे न्यायिक फैसलों द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, कॉलेजियम का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई करते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, तो ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही है। सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में चर्चा में रहे दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा नियम 2023 TSUA के संबंध में विचार करना है। ये नियम साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी के उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए। पहली बात क्या होगी? 7वें का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2023 इसका मुख्य उद्देश्य कि टेलीकॉम नेटवर्क में उपयोग करके जो होने वाली साइबर धोखाधड़ी है और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी को भी उपभोक्ता की सुरक्षा को मजबूत करना। सेकेंड बात, इन नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आईडी पर सिम कार्ड लेता है तो उसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इन नियमों में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि ये नए सिम कार्ड होगा उसके नियम के लेकर थोक खरीद के लिए यहाँ पर केवाईसी जो कड़े केवाईसी होंगे उसके लिए यहाँ पर कानून लगे होंगे और एजेंटों को अनिवार्य पंजीकरण पर बल देना होगा। ठीक है, मतलब केवाईसी अच्छी तरीके से हो और डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम सही हो। ठीक है, सेकेंड बात गलत होगी, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगो। तीसरी बात, ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो होती है क्लोनिंग के अपराध बनाते हैं। सेकेंड बात सही होगी। तीसरी बात भी सही है। सेकेंड बात गलत है, तीसरी बात सही है क्योंकि यहाँ पर ये नियम IMEI क्लोनिंग को एक आपराधिक कृत बनाते हैं, जिससे क्या है खोए हुए जो चोरी हुए मोबाइल है उनको यहाँ पर ब्लॉक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। सही पूछा है तो C TSUA इसके बाद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा ये। क्वेश्चन नंबर 8 विकसित भारत 2047 2047
के लिए बहुपक्षवाद के संबंध में विचार करना कौन सा भारत का प्रमुख लक्ष्य होगा। इसका जो प्रमुख लक्ष्य होगा, पहले तो जलवायु समाधान और समान समाज। ठीक है, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थायी व्यवस्था पार करके वैश्विक शासन और जो अधिक भागीदारी है उसको अपनाया, और जलवायु समाधान को लेकर के जैसे समान समाज, वैश्विक दक्षिण आवास में जो आवाज़ बनना, ठीक है, इसको बढ़ावा देना, राइट, और जिम्मेदारी के साथ न छोड़ने के लिए सिद्धांत लागू करना, और खासकर विकासशील और कम विकसित देशों के लिए। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेशी मुद्रा भंडार FVR के बारे में विचार करना है। देखते हैं यहाँ से इसको। पहला है, ये किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, सोने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार के रूप में रखा गया भंडार होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार SDR जिसको बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित स्थिति में शामिल होती है। इसका प्रबंधन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड, ये किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी देश की बाह्य जो भेद्यता है और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसकी स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो आर्थिक विकास की स्थिरता को दर्शाएगा। ये दर्शाता है। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया था, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। सही पूछा है, ओनली 1 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 9वें का। क्वेश्चन 10वां, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होगी। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी जो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान के लिए समर्पित है। आपसे बोलेगा कि एक एजेंसी है जो सिर्फ मौसम विज्ञान के लिए यहाँ पर समर्पित है, जलवायु विज्ञान के लिए अलग से कोई यहाँ पर मंत्रालय होगा, तो गलत हो जाएगा। याद रखना है, ये मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान के लिए समर्पित है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, इसका उद्देश्य वायुमंडल की स्थिति में व्यवहार, पृथ्वी और महासागर के बीच परस्पर क्रिया के लिए जल के वितरण को अध्ययन करना। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर WMO का उद्देश्य होगा कि वैश्विक स्तर पर मौसम, जलवायु, महासागर, जल विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक ज्ञान है आदान प्रदान करना और सहयोग को बढ़ावा देना। हाल ही में WMO ने अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल शुरू की है, EW फॉर ऑल। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र समर्थन से 2027 तक हर जगह लोगों को खतरनाक मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल शुरू की है। ठीक है, कब तक? 2027 तक। याद रखना है कि 2027 तक हर जगह लोगों को खतरनाक जगह से हटाना है और ये पहल शुरू करनी है। ठीक है, तो सही पूछा तो यहाँ पर क्या होगा? डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों बात। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है। ये शिक्षा से लेकर रोजगार तक सीखने की प्रक्रिया को क्रेडिट रूप में मान्यता देने की एक पहल होगी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात, इसे नई शिक्षा नीति NEP, नेशनल जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी होती है 2020, उसके अनुरूप लाया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, जिसका उद्देश्य होगा कि शिक्षा प्रणाली में लचीलापन और बहुप्रवेश निकास प्रदान करना। तीसरी बात, ये छात्रों को उनकी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेमवर्क छात्रों को उनके शैक्षिक, व्यावसायिक और कौशल को ट्रैक करने के लिए संचय करने में स्थानांतरित करने का मदद करेगा। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 11वें का क्या होगा? सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 12 है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के संबंध में विचार करना है। LRS के तहत भारतीय नागरिक प्रति वित्तीय वर्ष $2,50,000 तक जो विदेश में पैसा भेज सकते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये केवल चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र के लिए उद्देश्य के लिए धन प्रेषण की अनुमति देता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेन देन की अनुमति के लिए होगा, जिससे आप चिकित्सा, शिक्षा, उपहार, विदेशी यात्रा शामिल है, न कि केवल चिकित्सा और शिक्षा। गलत हो जाएगा। LRS के तहत धन प्रेषण पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? सही है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से LRS के तहत भेजी गई राशि पर स्रोत कर संग्रह, जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड सोर्स TCS की दरें संशोधित की गई और ये लागू होंगी। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खाद्य तेलों
के संबंध में विचार करना है। भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, या भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, भारत अपनी घरेलू मांग का 50% से अधिक आयात करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत अपनी आवश्यकता का 50% अधिक आयात करता है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल के आयातकों में से एक बन गया है। इंपॉर्टेंट बात है, डेटा याद रखना है। भारत में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली प्रमुख तिलहन फसलें होती हैं। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? तीनों बात करेक्ट है। तो 13 का आंसर 1, 2, 3 सभी बातें यहाँ से करेक्ट है। डी। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक जीनोमिक संसाधन आकलन के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य खाद्य और कृषि के लिए पौधों पशुओं के जो जीनोमिक संसाधन है उसका मूल्यांकन करना है। पहली बात क्या होगी? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही है। जीनोमिक संसाधनों में आनुवंशिक विविधता के कारण खाद्य प्रणालियों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता में वृद्धि हुई है। सेकेंड बात भी सही है। पिछले 30 वर्षों में पौधे के पारंपरिक प्रजनन की तुलना में जीनोमिक विविधता में कमी देखी गई थी। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ दशकों में उन्नत और यहाँ पर जो संकर बीज थे, हाइब्रिड फसलें, उस पर अधिक ध्यान देने के लिए पारंपरिक जो देसी फसल उसमें जो जीनोमिक विविधता थी उसमें कमी आई है, ये कमी देखी गई। तीनों बातें क्या करेक्ट हैं? आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जो राज्य सरकारों के ऋणों के पूर्व स्वीकृति पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में विचार करना है। ये प्रतिबंध राज्यों की वित्तीय स्थिति को अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर RBI ने राज्यों की वित्तीय स्थिरता जो अस्थिरता है इसको रोकने के लिए राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था। सेकेंड बात, RBI ने राज्यों के लिए ऋण की वार्षिक सीमा निर्धारित की थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर RBI राज्यों की गारंटी के माध्यम से उधार लेने की एक वार्षिक सीमा निर्धारित करता है, जिसे पार करने पर RBI की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता होती है। तीसरी बात, ये राज्यों को मुफ्त उपहार की घोषणा करने से रोकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रतिबंध मुख्य रूप से राज्यों की गैर बजटीयधारियों के लिए जो उनके द्वारा दी जाने वाली गारंटी है उसे संबंधित है, जिसका सीधा उद्देश्य मुफ्त उपहार की घोषणा से रोकना नहीं, बल्कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय अनुशासन पर जोर देना। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में AI जनरेटेड सामग्री जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में विचार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में AI से संबंधित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए प्रावधान शामिल है। पहली बात करेक्ट नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार और साइबर अपराधों से संबंधित है। इसमें AI जनरेटेड जो कॉपीराइट उल्लंघन है उसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यदि AI द्वारा बनाई गई सामग्री किसी मौजूदा कॉपीराइट सामग्री के समान है तो AI डेवलपर को दोषी माना जा सकता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर AI को किसी कॉपीराइट सामग्री में प्रशिक्षित करते हैं, वह समान सामग्री बनाता है, तो उसके लिए AI मालिक को उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वर्तमान में भारत में AI जो जनित सामग्री के लिए कोई विशिष्ट कॉपीराइट कानून नहीं है। तीसरी बात सही, क्योंकि भारत में AI सामग्री जनित जो कॉपीराइट सुरक्षा के लिए उल्लंघन को परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट कानून अभी तक नहीं है, और मौजूदा कॉपीराइट अधिनियम 1957 में AI को लेखक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, 2-3 बात करेक्ट है। आंसर 16 का क्या होगा? 2-3 बी सही पूछा। 70 नंबर, महानेफ्रो विजन मिशन के संबंध में विचार करना है। ये मिशन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। पहली बात क्या है? 17 का आंसर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका उद्देश्य गुर्दे की बीमारी को शीघ्र पहचान कर और उपचार करना होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, यह मिशन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर केंद्रित होगा, जिससे गुर्दे की बीमारी का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा। सही पूछा तो ओनली 1 2। क्वेश्चन 18 है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को लेकर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहले यहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अदृश्य स्याही और फिंगरप्रिंट को छिपाने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। पहला क्या होगा? 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नैनो इंक और नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके अदृश्य स्याही को और अप्रभेद फिंगरप्रिंट बनाए जा सकते हैं, जो उच्च सुरक्षा और जाली दस्तावेज को रोकने में मदद करेंगे। नैनो आधारित उपकरण पारंपरिक उपकरण की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर नैनो आधारित चिप्स और सेंसर कम बिजली का उपयोग करते हैं और पारंपरिक उपकरणों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। थर्ड बात है, क्वांटम डॉट्स का उपयोग एन्क्रिप्शंस
और डेटा सुरक्षा में की जा सकते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से 1, 2 और 3 तीनों बात करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है, 19 नंबर है। इसमें बोले डिजिटल व्यापार सुविधा DFTP योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत शुरू की गई। पहली बात क्या है, 1900 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीकी को उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना होता है। सेकंड बात भी सही है। ये योजना केवल सेवाओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि वस्तुओं के व्यापार पर। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापार सुविधा समझौता और DFTP दोनों वस्तुओं और व्यापार के सीमा शुल्क जो प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाने पर केंद्रित होती है, न केवल सेवाओं पर। ठीक है, ओनली 1, 2 करेक्ट है। बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में दिल्ली में समुद्र तटों पर होने वाले प्रदूषण के संरक्षण को लेकर विचार करना है। तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण का एक मुख्य कारण प्लास्टिक अपशिष्ट होता है। पहला करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट विशेष रूप से माइक्रो प्लास्टिक्स तटीय और समुद्री प्रदूषकों का एक सबसे बड़ा कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड तटीय जल प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको बोलते हैं, राइट, SO2 ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन जलाने और यहाँ पर अम्लीय वर्षा से संबंधित होता है। ये तटीय जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है। ये जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जैसे सीवेज, औद्योगिक बहिष्करण उसमें होगा। ये बात गलत हो जाएगी। समुद्री शैवाल का अत्यधिक विकास प्रदूषण का एक जैव संकेतक हो सकता है। तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री शैवाल यह शैवाल प्रस्फुटन जो होता है उनका अत्यधिक विकास जल में अत्यधिक जो पोषण तत्व के नाइट्रोजन फास्फोरस की उपस्थिति का संकेत होता है, जो सीवेज या कृषि अपवाह से प्रदूषण का एक जैविक संकेतक होगा। ठीक है, तो तीसरी बात सही है। 1 और 3 सही है। आंसर 20 का क्या होगा? 1 और 3 बी बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी संबंधित लेन देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। क्या होगा पहला? 21 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये पहली बात यहाँ से 21 की करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर RBI ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 तक जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है बनाम RBI मामले में इसमें असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। तो पहली बात सही है यहाँ से। सेकेंड, क्रिप्टो करेंसी और उससे संबंधित गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए भारत में कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है। सेकेंड बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने के लिए भारत में अभी तक कोई भी विशिष्ट केंद्रीय कानून पारित नहीं हुआ है, और सरकार वर्चुअल जो डिजिटल परिसंपत्ति है उसी कराधान के माध्यम से इसे विनियमित करने की कोशिश कर रही है। तो सेकेंड बात सही होगी। थर्ड, वर्ष 2023 में केंद्रीय बजट में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर 30% कर और प्रत्येक लेन देन पर 1% TDS लगाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो तीसरी बात भी करेक्ट होगी। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 21 का डी सही पूछा है। 22, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जिसको बोलते हैं, NHM वर्कफोर्स चैलेंजेस, कार्बल चुनौतियाँ, उसके पर विचार करना है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ASHA है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता ASHA को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM 2005 के तहत समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच सेतु के रूप में पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात, और ये समुदाय के स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। सेकेंड बात है, सहायक नर्स मिडवाइफ ANM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य उप केंद्रों को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे पहला संपर्क बिंदु होगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, ग्रामीण स्वास्थ्य उप केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ANM और GNM की स्वीकृति संख्या में मुकाबले में 10 से 15% की कमी है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में ANM और GNM जो होते हैं उसकी कमी 10 से 15% कहीं अधिक है, और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ये कमी 30 से 50% तक हो सकती है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली और कार्बन चुनौतियों को उजागर करेगी। तो 1, 2 करेक्ट है, तीसरे यहाँ से गलत होगा। पूछा क्या है? पूछे कौन सा सही है? तो 1, 2 से यहाँ से करेक्ट होगा ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है। पश्चिमी हिंद महासागर की भू राजनीतिक संवेदनशीलता के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट, खाड़ी क्षेत्रों और भारत के जो पश्चिमी तट है उसके बीच समुद्री क्षेत्र को संदर्भित करता है। पहली बात करेक्ट होगा। सेकंड, भारत का लक्षद्वीप
समूह WIOR के भीतर स्थित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का लक्षद्वीप समूह WIOR बजाय मुख्य रूप से अरब सागर और यहाँ पर हिंद महासागर क्षेत्र में करीब स्थित है, और भौगोलिक परिभाषा में मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी तट सतह से शामिल होगा। तो ये बात गलत होगी। तीसरा है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द इन रीजन, भारत की एक पहल है जो WIOR में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरी बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सागर है, सागर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक भारत की प्रमुख पहल थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर क्षेत्र जिसमें WIOR शामिल होगा। WIOR का शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जो हिंद महासागर क्षेत्र होगा पश्चिमी, ठीक है, वो शामिल होगा। उसमें सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना होगा। 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 23 का C करेक्ट हो जाएगा। 24 है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य पर विचार करना है। भारत ने COP26 में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। टारगेट याद रखना है, डेट कब दे रखा है, 2030 तक डेडलाइन, और यहाँ पर कितना गीगावाट, ठीक है। तीसरी बात है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ऊर्जा मिश्रण लगभग 49%, लगभग 244 गीगावाट से अधिक मान सकते हो। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA में अनुमान के अनुसार 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता लगभग 49% नहीं, बल्कि यहाँ पर 500 गीगावाट के लक्ष्य को 65 से 70% तक पहुँचने की संभावना है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 24 का क्या होगा, सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है UNFCCC पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो NDC है उस पर विचार करने देखते हैं इसको। अंडर पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC के पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने NDC के जो अद्यतन है इसको किया है, जिसके तहत 2025 के स्तर में 2030 तक GDP की उत्सर्जन जो तीव्रता है उसको 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। पहली बात, पहला स्टेटमेंट जैसे इसका 25 का क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि भारत ने 2022 में अपने अद्यतन NDC प्रस्तुत किए थे, जिसमें 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता थी वो 2005 के स्तर में 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ये बात सही है। सेकेंड बात है नए NDC मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है उसकी बात कर रहा है। भारत में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों पर लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, ठीक है। एक एक की पॉइंट ध्यान रखना है कि कब से कब तक कितना यहाँ पर करने का लक्ष्य रखा है। दोनों बातें सही हैं। आप हो सकता है तो उनका पॉइंट को लिख सकते हो, जो डेटा वाले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन सबको आप एक सेकंड लिख सकते हो, तो काम आएगा बाद में आपका। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, ये बात गलत है। NDC कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है और पेरिस समझौता स्वयं बाध्यकारी है, लेकिन NDC की प्रकृति स्वैच्छिक और देश संचालित होती है, ठीक है, जिसे देश की अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकती है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा, सही पूछा है तो C। 26 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में विचार करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने COP21 के दौरान की थी। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ISA का उद्देश्य एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड को लागू करना होता है। सेकेंड बात भी सही है। थर्ड, ISA के सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश पात्र होंगे। तीसरी बात भी सही है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 26 का क्या होगा, 26 का यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 27 है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के बारे में विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये योजना भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, योजना के तहत पात्र कंपनियों को पूंजीगत व्यय के लिए 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक अलग योजना है जिसे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बोलते हैं SPECS योजना कहा जाता है। इसमें पात्र जो कंपनियां होती हैं उसको पूंजीगत व्यय के लिए 25% कितना 25% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ना कि ECMS के तहत पुरानी योजना थी। ECMS मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक घटक के तहत पुरानी योजना थी, गलत है, पुरानी योजना नहीं थी, गलत हो जाएगा। सॉरी, सेकंड वाली बात गलत थी ना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन
PLI योजना और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साथ लाया गया था। ये बात इसकी सही होगी। ठीक है, पहली बात सही है और दूसरी बात सही है, इसकी तीसरी बात सही है। दूसरी बात गलत क्यों है, मैंने आपको एक बात इसके पॉइंट समझाया कि क्यों बात ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये योजना पुरानी कोई योजना इसमें नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ हो जाएगा 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और इसके देखो कठिन क्वेश्चन इस, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो दे रहा है, बात दे रहा है, इसकी जो डेटा दे रहा है वो चीज़ यहाँ पे आप एक बार लिख सकते हो, या तो एक पूरा क्वेश्चन लिख के इसको समझ के अपना नोट्स करके ऐसे नोट्स बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना को लेकर, क्योंकि न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 3 अगर बात लिखोगे कम से कम यहाँ से 2-3 पॉइंट आपके फंस जाएंगे एग्जाम में, और 2-3 पॉइंट एलिमिनेट करके आपका आंसर निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति आयोग द्वारा विकसित भारत के लिए AI फॉर इंडिया, ठीक है, के बारे में विचार करना है। नीति आयोग द्वारा विकसित भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति का उपयोग AI को सभी के लिए समावेशी विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में उपयोग करना होता है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस रणनीति के तहत भारत का लक्ष्य 2025 तक AI को 967 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना और सकल घरेलू उत्पाद GDP में 15 से 25% तक योगदान देना होगा। ये बात गलत है, क्योंकि लक्ष्य इसका है 2035 तक 967 डॉलर, 2035 तक 967 डॉलर, ठीक है, बिलियन तक बढ़ाना, और GDP में 2.5% का योगदान है। ठीक है, 2.5% का योगदान है, अनुमान है, और ना कि 15 से 25% का। 2.5% यहाँ पर होगा, 15 से 25% नहीं होगा। राइट, गलत है ये, सेकंड बात गलत होगी, पहली बात सही है, सेकंड गलत। तीसरा, AI इनिशिएटिव में राष्ट्रीय शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी मंच है, इसमें राष्ट्रीय अंतर जो साइबर भौतिक प्रणाली उसका मिशन शामिल होगा। तीसरी बात सही होगी। 1 और 3 बात सही है। 2 कहाँ, देखो जौन सी बात गलत हो रही है वो कहाँ गलत है, अगर सही बात हो रही है वो कहाँ पे सही है ना, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली 1, 3 करेक्ट है। सही पूछा है तो हाँ 1, 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है, वन अधिकार अधिनियम FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के बारे में विचार करना है। ये अधिनियम केवल उन अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है जो पीढ़ियों में मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में निवास कर रहे होते हैं। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर FRA केवल अनुसूचित जनजाति पर ही नहीं बल्कि अन्य पारंपरिक जो वन निवासी हैं उन पर भी लागू होगा, और जो कम से कम 3 पीढ़ियों मतलब 75 वर्ष से मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड बात, FRA के तहत ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण प्रबंधन और संवर्धन के लिए सर्वोच्च प्राधिकार होगा। बात सही है। ठीक है, और इसको विकेंद्रीकरण और शासन सुनिश्चित भी करेगा ये, सेकंड बात सही हो जाएगी। तीसरी बात, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा FRA कार्यान्वयन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। तीसरी बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर WCCB और NTCA जो है ये वन्यजीव संरक्षण को बाघों के आवास के संरक्षण से संबंधित निकाय हैं, और वे FRA के तहत वन संसाधनों के संरक्षण जुड़ी जो सामुदायिक जिम्मेदारी है उसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसमें से 2 बातें यहाँ से करेक्ट है, तो 2-3 यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चीन की PLI योजना WTO के खिलाफ शिकायत, चीन में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन थी उसके बारे में भारत के खिलाफ शिकायत संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। चीन ने तर्क दिया था कि PLI योजना, PLI मतलब इसका जो फुल फॉर्म होगा, जो PLI का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ से आपका, इसकी जो योजना है PLI की योजना है, इसको लेकर के यहाँ पर शॉर्ट फुल फॉर्म इसका तो नहीं दे रखा है, PLI पढ़ते हैं। चीन ने तर्क दिया कि PLI योजना विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर विशेष रूप से एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड जो कॉन्ट्रेवलिंग मेजर होंगे SCM उसको उल्लंघन करती है, ये बताया, तर्क दिया चीन ने। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर WTO में चीन ने तर्क दिया था कि भारत की PLI योजनाएं उत्पादन सब्सिडी और SCM के समझौते का उल्लंघन कर रही हैं, जो निर्यात संबंधी सब्सिडी को प्रदर्शित करती है या प्रतिबंधित करती है। ठीक है, पहली बात सही बता रहा है। सेकेंड, चीन ने दावा किया कि PLI योजनाएं भारत में निर्यात के लिए संवर्धित मूल्य की आवश्यकता को लागू करती हैं, मतलब एडिड वैल्यू को, सेकेंड बात भी सही है। और चीन का दावा है कि WTO के नियमों का उल्लंघन कर रही है, बात सही बोला। तीसरी बात, WTO का विवाद निपटान तंत्र विवादास्पद मामलों में हल करने के लिए स्थापित किया गया था, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर क्या होगा, D करेक्ट आंसर है। 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को जो है उस पर विचार करना है, देखते हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 में सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55% से अधिक रहने का अनुमान है। पहली बात क्या है, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, सेवा क्षेत्र में भारत में विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा स्रोत होगा, ये भी बात सही है। तीसरा, सेवा क्षेत्र का उच्च हिस्सा एक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, जो भारत को एक सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है। तीसरी बात ये भी करेक्ट, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व एक विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, जो प्राथमिक कृषि, ठीक है, और द्वितीयक उद्योग मान सकते हो, क्षेत्रों से परे होते हैं, और इसलिए भारत सेवा का प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 31 का डी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, G20 समूह अफ्रीकी संघ का शामिल होना, निम्नलिखित पर विचार करना। देखते हैं इसको। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। पहली बात, 32 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, एयू मतलब यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, ये भी बात यहाँ से सही है, जिसका उद्देश्य होगा कि महाद्वीपीय में एकता और शांति विकास को बढ़ावा देना। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह होगा। तीसरी बात ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल होगा। EU के शामिल होने के बाद G20 समूह में 19 देश और 2 यूरोपियन संघ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, एक EU और एक AU, याद रखना है। EU 19 सदस्य आपको क्या होंगे, 19 सदस्य होंगे, और 2 यहाँ पे संघ शामिल होंगे, एक EU और एक AU मतलब अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीनों बातें सही है। 32 का आंसर डी करेक्ट होगा, यहाँ से सभी सही है। 33 नंबर है, उन्नत ग्लूकोज और खाद्य प्रसंस्करण योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में विचार करना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य एक व्यापक पैकेज प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, सॉरी, ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं होगी है, राइट, और बल्कि यहाँ पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये गलत है, इंपॉर्टेंट है, बट गलत बात है ना, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का एक हिस्सा होगी है। सेकेंड बात सही है, ये सूक्ष्म और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाने के लिए बढ़ा देने पर केंद्रित की जाएगी। तीसरी बात है, PMKSY के तहत कृषि उपज में APC और अवसंरचना शामिल होंगी। तीसरी बात भी सही है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 बात सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, राष्ट्रीय बीज निगम NSC नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। NSC की स्थापना 1963 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। पहली बात, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NSC की स्थापना 1963 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में हुई थी और एक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करेगा। सेकेंड बात है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करना, बात सही है। तीसरा, NSC बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होगी, ये बात गलत है। इसमें बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी NSC नहीं होगी, बल्कि विभिन्न राज्यों के बीज प्रमाणन प्राधिकरण जो होते हैं, वो बीज नियामक जो बोर्ड होते हैं वो होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर है। 35 है, भारत का ब्लू इकोनॉमी रोड मैप 2025, भारत को ब्लू इकोनॉमी रोड मैप 2025 के संबंध में विचार करना है। इस रोड मैप का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी के योगदान को 4.1% तक बढ़ाना है। पहली बात करेक्ट है, जो समुद्री संसाधनों को सतत उपयोग पर केंद्रित होगा, पहली बात सही है। ये रोड मैप 2025 तक ब्लू इकोनॉमी संबंधित 10 मिलियन से अधिक नौकरी को सृजन करेगा, है ना, नौकरियों का सृजन पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात है, यह समुद्री पर्यटन, मत्स्य पालन, समुद्री नवीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर जोर देता है। तीसरी बात भी क्या होगी, सही है। आंसर क्या होगा, तीनों बात सही है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विकास के संबंध में विचार करना है। भारत के बंदरगाहों का शुल्क संरचना अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO द्वारा नियंत्रित होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भारत के बंदरगाहों पर शुल्क संरचना मुख्य रूप से टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, जिसको बोलते हैं TAMP, शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, फिर से बताते हैं, टैरिफ अथॉरिटी फॉर जो मेजर पोर्ट्स है
वो जिसको बोलते हैं टैंप द्वारा निर्मित होती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा। गलत हो जाएगी। और टेम्प क्या, टेम्प एक स्वायत्त नियामक निकाय भी है। तो टेम्प के बारे में थोड़ा सा बात आप लिख लो ये, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। सेकंड, सागरीय और तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री प्रदूषण की रोकथाम नियम को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है। सेकंड बात सही होगी। तीसरी बात, भारत 2030 तक समुद्री व्यापार को में 40% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। तीसरी बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर भारत ने जो सागरमाला कार्यक्रम और अन्य पहलों के तहत यहाँ पर 2030 तक समुद्री व्यापार और शिपिंग में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें 40% की वृद्धि शामिल है। 2-3 बात करेक्ट है। 36 का आंसर बी। 37, यह 37 है। इसमें बोला है UNEP अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट है, उसके बारे में विचार करना है। UNEP यूनाइटेड नेशन जो आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, उसको लेकर जो अंतराल रिपोर्ट है उसके बारे में विचार करना है। ये रिपोर्ट अनुकूलन योजना वित्त और कार्यान्वयन के बीच अंतराल का आकलन करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, वर्ष 2020 तक विकसित देशों के जलवायु अनुकूलन और संबंध दोनों के लिए विकासशील देशों के प्रतिवर्ष $100 बिलियन की राशि प्रदान की जाती थी, यह प्रदान करनी थी, ठीक है। सेकंड बात भी सही होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अनुकूलन लागत 2030 तक $215 से $385 बिलियन तक प्रतिवर्ष, 2050 तक $500 बिलियन प्रतिवर्ष बढ़ाने का अनुमान किया गया है। बी बात सही है। तीनों बातें स्टेटमेंट इसके सही है। आंसर क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 38 है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है उसके बारे में विचार करना देखते हैं। CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के झीजियांग प्रांत को पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। पहली बात। 38 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। CPEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रमुख हिस्से के रूप में देखा गया था। सेकेंड बात ये भी सही है। EPEC भारत के संप्रभुता का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से होकर गुजरता है। तीसरी बात भी सही है। आंसर क्या होगा? तीनों बात सही है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 39 सुशासन सूचकांक के संबंध में विचार करना है। सुशासन सूचकांक GGI प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बात। 39 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। GGI विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति को आकलन करते हैं। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, GGI के तहत पर्यावरण और सामाजिक कल्याण और विकास जैसे 10 विषय शामिल होंगे इसमें। ये भी बातें से सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें 10 सेक्टर्स होंगे और यहाँ पर 58 संकेतक को लेकर इसमें कृषि, वाणिज्य, मानव उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक अवसंरचना, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और विकास ये सब शामिल होंगे। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 39 का डी। 40 वित्तीय समावेशन के लिए सार्वभौमिक क्रेडिट पासबुक के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। UCP शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे की अवधारणा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर UCP की अवधारणा को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य छोटे किसानों को क्रेडिट पहुंच प्रदान करना और कृषि वित्तीय समस्या से संबंधित, न कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से। UCP एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों को क्रेडिट जो वित्त सेवाएं को प्रदान करना। सेकेंड बात सही होगी। तीसरा, ये किसानों को उनके कृषि उत्पादों को बेचने को क्रेडिट उपलब्ध करने का प्रमाण को मदद करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर UCP का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्रेडिट की उपलब्धता को प्रमाण प्रदान करना और किसानों को क्रेडिट स्कोर का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, और ये सीधे उनके कृषि उत्पादों को बेचने में मदद नहीं करेगा। ये एक वित्तीय उपकरण न कि विपणन उपकरण। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। है वर्ष 2018 में क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में विचार करना है। वर्ष 2018 में RBI ने सभी विनियमित जो संस्थाएं इसको क्रिप्टो मुद्राओं को सौदा करने या सेवाओं को प्रदान करने के लिए रोक दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से बरकरार रखा है। पहली बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2018 में RBI ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो में डील करने से रोक दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरी तरीके से बरकरार नहीं रखा है। अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के तहत इस सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था, जिससे बैंक कि फिर क्रिप्टो संबंधित संस्था थी इसको सेवा प्रदान करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से इसमें रोका नहीं है। ठीक है, याद रखना है। तो और बरकरार भी पूरी तरीके से नहीं रखा है, तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड बात है, वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट को क्रिप्टो मुद्राओं और अन्य डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। सेकेंड बात,
सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट तीसरा, वर्ष 2023 में भारत में क्रिप्टो मुद्राओं के लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA के दायरे में लाया गया था, जिससे अनिवार्य KYC नो योर कस्टमर की आवश्यकता होगी। तीसरी बात यहाँ से सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 42, महासागर आधारित कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, उसको लेकर के विचार करना, देखते हैं इसको। पहला, इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या शॉर्ट फॉर्म है? OCCUS। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, महासागर आधारित कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का। ये एक महत्वपूर्ण घटक है महासागर जो क्षारीकरण है उसमें वृद्धि है, जिसका उद्देश्य होगा कि समुद्र में पानी को CO2 की अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, पहली बात सही हो जाएगी यहाँ से, सही है पहला। सेकंड, गहरी समुद्र में CO2 को संग्रहित करने की प्रक्रिया में CO2 को तरल रूप में समुद्री जल की गहराई में डालना और वहाँ वातावरण में वापस नहीं आ सकता है इससे। सेकंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जो गहरी समुद्र में CO2 भंडारण की स्थिति विधि में कैप्चर की गई थी और इसमें 800 मीटर से अधिक गहराई पर आमतौर पर तरल रूप में इंजेक्शन द्वारा डाला गया था। इस गहराई में उच्च दबाव के कारण CO2 घनीभूत हो जाती है। ठीक है, जिससे समुद्र तल पर स्थिर होकर वापस वातावरण में नहीं मिल पाएगी। तीसरी बात है, समुद्री परिस्थिति तंत्र में OCCUS का उपयोग एक महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय कारक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर OCCUS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर कि जो ये विभिन्न तरीके में OAE हैं, CO2 है ना, इनको लेकर के कार्बन जो कैप्चर यूटिलाइजेशन है इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय कारक में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये बात सही होगी। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ से तीनों बातें इसकी सही हो जाएंगी। राइट, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और एक बार इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ये डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में खाद्य तेल के संबंध में विचार करना है, एडिबल ऑयल है उसके बारे में। पहला, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 55% खाद्य तेल आयात करता है, जिससे वह दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। देश में पाम तेल या पाम ऑयल की खपत कुल खाद्य तेल की खपत का 40% से अधिक है और इसका अधिकांश भाग घरेलू उत्पादन में होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पाम तेल जो होता है या पाम ऑयल होता है इसकी खपत कुल खाद्य खपत का 40% से अधिक है। ठीक है, कितना है? 40% अधिक है ये, लेकिन इसका अधिकांश भाग घरेलू उत्पादन से नहीं बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे जो आयात हैं उससे करते हैं। भारत के पाम तेल की जो घरेलू उपज है बहुत कम है, तो ये बात गलत होगी। थर्ड, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल का उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का उत्पादन घरेलू उत्पादन में 11.20 लाख टन तक बढ़ाना होगा। ये बात करेक्ट है। ठीक है, जिससे क्या होगा? आयात और निर्भरता कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा। ये 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। 44, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इनको लेकर यहाँ पर देखना है। फर्स्ट है, भारत में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है NCSC और CBSE, NVS और KVS जैसे जो केंद्रीय विद्यालय उसको लेकर छात्र में उपलब्ध कराना। पहला 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को AICTE से यहाँ पर जो उद्देश्य मिलेगा जिससे कार्यक्रम आगे पढ़ने को लेकर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, क्वांटम कंप्यूटर का प्रदर्शन क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसी घटनाओं का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिट और इन सिद्धांतों का उपयोग करके क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से इसकी गणना कर सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत पहल NMQT है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसे वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। थर्ड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 44 का आंसर डी। 45, भारतीय और जापानी राजनीतिक प्रणाली के अंतर बताना है। भारतीय और जापानी राजनीतिक प्रणाली के बीच में डिफरेंस है। भारत में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है, जबकि जापान में सम्राट एम्परर होता है और दोनों भी देश में नाममात्र प्रमुख होते हैं। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है, जापान में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें प्रतिनिधित्व सभा और पार्षद सभा शामिल होती है। सेकंड बात भी सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी बात है, भारत एक प्रभुत्वशाली पार्टी प्रणाली है
क्या है, बहुदलीय प्रणाली में विकसित हुआ है, जबकि जापान एक हमेशा बहुदलीय प्रणाली बना रखती है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत एक समय कांग्रेस पार्टी के साथ पदोन्नत पार्टी प्रणाली थी और उसका अनुभव कर चुकी कि यहाँ पर यह एक बहुदलीय प्रणाली है। वही जापान आज़ादी के बाद से लंबे समय तक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभुत्व के साथ जो प्रभुत्वशाली पार्टी है उसमें रहा है, ना कि यहाँ पर हमेशा बहुदलीय पार्टी के रूप में। तो ये बात गलत होगी। ये न्यूज़ में क्यों था, जापान के यहाँ पर न्यूज़ में, और जापान में भी इलेक्शन हुआ था और यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसकी जो महिला यहाँ पर प्रेसिडेंट बने, इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया, इसमें आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो सही पूछा 1 2, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46 है, INS जलसवा, INS जेमिनी के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, INS जलसवा सी फेस एक उभयचर परिवहन डॉक है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सही है। एक समुद्री संरक्षण पोत है INS जेमिनी, जिसका प्राथमिक कार्य बंदरगाह और तटरेखाओं के पास गहराई और समुद्री डेटा एकत्र करना। सेकंड गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्री सर्वेक्षण पोत नहीं है, बल्कि INS जेमिनी जो एक समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठित होगा, जो ये वो पोत है जिसका उल्लेख करेगा कि इसके रूप में कैसे काम कर रहा है और कैसे नहीं, यहाँ पर इसको मैनेज करेगा। ठीक है, इस तरह से इसको देखेगा ये। ठीक है, ना कि यहाँ पर एक सर्वेक्षण पोत होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, तो ए यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, CAQM और ग्रेप के बारे में विचार करना है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं CAQM, और ग्रेप मतलब यहाँ पर होगा जो ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, शॉर्ट फॉर्म हो गए इनके। इसमें लागू किए गए जो हैं संदर्भ में विचार करना। देखते हैं इसको। ग्रेप एक आपातकालीन उपाय है जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बहुत खराब और उससे ऊपर श्रेणियों में लागू करते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है गंभीर प्लस, मतलब जो सर प्लस होगा श्रेणी में 450 से ऊपर AQI पर लागू होती है, उसमें डीजल चालित हल्के मोटर वाहन प्रतिबंध होगा और गैर जरूरी निर्माणों के लिए प्रतिबंध शामिल हो सकता है। सेकंड बात पे सही है। थर्ड है, CAQM ने ग्रेप कार्यान्वयन के लिए एक उप समिति का गठन किया जो इसकी प्रभावशीलता और उसके समय पर जो उपाय हैं उसको सुनिश्चित करेगी। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि राजधानी जो है दिल्ली में उसकी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर एक उप समिति का गठन किया गया जो प्रतिदिन वायु गुणवत्ता की समीक्षा करती है और ग्रेप के क्षणों में लागू करने हटाने का निर्णय लेगी। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 47 का सी नहीं डी। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रयान 2 के बारे में विचार करना है। चंद्रयान 2 कोरोनल मॉस इजेक्शन के अध्ययन के संबंध में देखते हैं। चंद्रयान 2 पेलोड ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए CME की गतिशीलता को विस्तृत अवलोकन किया है। CME का फुल फॉर्म में बचा चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान जो है, जो चंद्रा एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है एक्सप्लोरर 2, ये होगा। ये नहीं, बल्कि यहाँ पर क्लास मतलब चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चेस नहीं होना चाहिए, चेस 2 लिखा ना, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए यहाँ पर क्या, इसकी जगह होना चाहिए था चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं CLASS क्लास। तो ये बात गलत होगी पहली। सेकेंड बात है, CME सूर्य के कोरोना से निकलने वाला प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक विशाल बादल होता है। सेकेंड बात सही होगी। तीसरा, सूर्य ग्रहण और प्रज्वलन जैसे जो अन्य खगोलीय कारक CME की उत्पत्ति के लिए प्रभावी गति को करेंगे। तीसरी बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर CME का उद्गम और उसका व्यवहार सूर्य में होने वाले जो अन्य घटनाएं हैं जैसे सौर प्रज्वलन, सोलर फ्लेयर, उसकी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की निकटता से जुड़े होते हैं। ठीक है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट हैं और पहली बात यहाँ की गलत थी, क्योंकि यहाँ पर चांस 2 नहीं होगा, CHA नहीं होगा, ये होगा आपका क्लास। ठीक है, क्लास का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया। आंसर क्या होगा, ओनली 2 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, सही पूछा है तो बी। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और अच्छा है। ठीक है, इसके बारे में आप जो डिटेल में पढ़ोगे अक्टूबर की करंट अफेयर्स उसमें मिलेगा चाहिए टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 49 है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के बारे में विचार करना है। वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति वक्तव्य FDI के लिए 51% तक इक्विटी सीमा की शुरुआत की गई थी, जिसमें FDI से अधिक स्वीकार बनाया गया था। सर पहली बात करेक्ट है। वर्ष 2020 में दिसंबर 2023 के बीच सिंगापुर और मॉरिशस शीर्ष FDI स्रोत देश बने थे। एकदम सही बात है, न्यूज़ में भी थी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, EU मतलब यूरोपियन यूनियन और
इसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा था और यूरोपियन यूनियन जो है भारत के बीच वस्तु और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर 120 बिलियन यूरो से अधिक रहा है। तीसरी बात भी सही है, तीनों बातें से करेक्ट है। आंसर यहाँ से 49 का क्या होगा, सही पूछा तो डी। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंध में हाल के घटनाक्रम को लेकर विचार करना है। 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया और भारत के साथ अमेरिकी व्यापार अधिशेष $50 बिलियन से अधिक रहा। पहला 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया, जिससे उन्नत अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, G2 समूह मतलब ग्रुप ऑफ 2 एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य भारत और चीन के बीच आर्थिक सामरिक सहयोग को मजबूत करना। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो G2 समूह है एक अनौपचारिक पदनाम है। क्या है? अनौपचारिक पदनाम है, जो आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को संदर्भित करता है, ना कि भारत को और चीन को। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। और ये वैश्विक मामलों में इन दो महाशक्तिशाली जो संभावित जो प्रभुत्व उसको दर्शाएगा, और भारत, चीन और अमेरिका के बीच सहयोग के संवाद के लिए त्रिपक्षीय क्वाड जैसे समूह के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पर इंडिया नहीं होगा, इसमें चीन और USA। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछा गया है, पूछे कि कौन सा सही होगा, तो 1 2 एक बात यहाँ से करेक्ट है ये, ठीक है। तीसरी बात गलत थी। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके सेट 1 में 1 2 और 3 लास्ट पार्ट था तीसरा नंबर, तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से अक्टूबर के पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब जो मंथ जो आपको रहेगा सितंबर का, ठीक है। सितंबर का डिस्कस करेंगे, सितंबर के पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को लेकर के यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त को ऐसे करके जो ये नवंबर है, नवंबर भर में सब पूरे कवर करा देंगे, जितने के पीछे के आपके बचे हुए हैं करंट अफेयर्स थे वो, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे UPSC एग्जाम दोगे प्रीलिम्स का 2026 के लिए, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स से हर मंथ के पढ़ सकते हो 150 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाओगे, जो चैनल रहेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लो PDF, और यहाँ से इसको पढ़ने के बाद एक बार अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ पे आंसर नहीं दिए PDF में, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा मैंने कहाँ पर गलती करें, कहाँ है, ठीक है। तो ये PDF इस वजह से मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर साथ साथ मैं मेंटरशिप भी करा रहा हूँ, प्रीलिम्स का उसके 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, रोज दे रहा हूँ, तो वो भी मैं कल आपको अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। और मेंस का मेंटरशिप वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, वो भी मैं दे रहा हूँ, वो भी आपको करना है, ठीक है। तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पर भी बता सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।